प्यारे दोस्तों, मैं आज सुबह ही ट्रेन से मामा के घर पहुंची। तेल की खुशबू अभी भी मेरे बालों में लिपटी हुई थी। घर पहुंचते ही दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो पता चला मामा मामी कहीं बाहर गए हुए थे और घर में मामा का 28 साल का बिहारी नौकर रजनीश अकेला बैठा था। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे किसी का स्वागत करते हैं। ठीक उसी तरह उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो मुझे पहले से ही जानता हो, जैसे मैं उसकी आंखों में पहले से कहीं थी। वो बोला, अरे तुम कब आई मालकिन? उसने पूछा। आवाज़ में थोड़ी मिठास थी। मैंने कहा, अभी अभी आई हूँ। और सुन, मैं कोई मालकिन वालकिन नहीं हूँ, मैं हिमांशी हूँ, समझे। आज मैं बहुत थक गई हूँ। वो उठा और मेरे पास सोफे पर आकर बैठ गया, इतने करीब कि मुझसे सट कर बैठा। उसकी सांस भी महसूस हो रही थी। वो बोला, मालिक और मालकिन तो अभी शाम तक आएंगे। मैंने हल्के से सिर हिलाया, कोई बात नहीं। दोस्तों, अब पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम हिमांशी है। उम्र अभी 20 साल है, लेकिन रंग गोरा और बदन एकदम चुस्त। मैं शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरी की तैयारी कर रही थी। गांव 25 किलोमीटर दूर था। मेरे मामा का शहर में हल्दी मिर्च मसाले का थोक का काम था और मामा का नौकर रजनीश गोदाम से दुकान पर ठेले में सामान ढोता था। आज शनिवार था, इसलिए पूरा बाजार बंद था। मामा की छुट्टी थी, इसी वजह से मामा और मामी कहीं किसी काम से गए हुए थे। मैं शहर में मामा मामी के घर में ही रहती थी और हफ्ते या 10 दिन में घर जाती थी। रजनीश मेरे पास सोफे पर ही बैठा था। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर टिकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो अब भी देख ही रहा था, जैसे कोई पुरानी किताब पढ़ रहा हो। मैंने कहा, कभी देखी नहीं क्या? उसने पूछा। मालकिन कुछ चाहिए? नहीं, बस थोड़ा सुकून चाहिए। वो मुस्कुराया और बोला, अच्छा मैं यही हूँ, अभी आया। फिर वो बाहर चला गया। शाम हुई, मामा मामी भी लौट आए। हम सब ने खाना खाया, बातें हुई, लेकिन मेरी नज़र बार बार बिहारी नौकर पर जा रही थी। वो भी मुझे देख रहा था, जैसे कोई समझौता हो गया हो। रात का 1 बज गया, सब सो गए। मैं अपने कमरे में लेटी थी। लाइट बंद थी, सिर्फ 0 बल्ब की नीली रोशनी। तभी दरवाजे पर हल्की खटखट हुई। मैं चौंक गई, डरते हुए पूछा, कौन? मैं था, रजनीश। मैंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आ गया। मैंने पूछा, अबे बिहारी, नींद नहीं आ रही क्या? चांदनी में उसका चेहरा और भी साफ दिख रहा था। बोला, बात करने का मन किया। तुम सोई नहीं थी ना? मैं हल्के से मुस्कुराई। नहीं, नींद नहीं आ रही थी। वो मेरे बिस्तर के पास आया, बैठ गया, इतने करीब कि सटकर बैठा। उसकी सांसों की हल्की महसूस हो रही थी। तुम थकी हुई लग रही हो। उसने उंगलियां मेरे कंधे पर रखी, हल्के से, जैसे कोई परछाई। मैंने हाँ, आज मैं बहुत थक गई थी, लेकिन अब ठीक है, बस थोड़े बहुत पैर दुख रहे हैं। वो चुप रहा, फिर बोला, मैं मालिश कर दूं, मेरा दिल धड़क गया। मैंने कहा, ना बाबा ना। उसने कहा, करा कर देखो, बहुत अच्छा लगेगा, तेल लाऊं? मैंने कहा, नहीं जी। वो बोला, एक बार कराओ तो। अच्छा लगा तो ठीक, वरना रहने देना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बाहर गया, 2 मिनट बाद लौटा। हाथ में छोटी बोतल थी। बोला, लेट जाओ। मैं बैठ गई। उसने मेरे पैरों के पास बैठकर बोतल खोली। तेल की खुशबू फैल गई। उसने पहले मेरे टखनों पर हाथ रखा। धीरे धीरे उंगलियां गोल गोल घूमने लगी। हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। फिर वो बढ़ा मेरी पिंडलियों पर। मैंने आंखें बंद कर ली। वो बोला, अच्छा लग रहा है ना? आवाज़ में एक मिठास थी। मैंने बस इतना कहा। उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन वो हवा इतनी गहरी थी, पूरे शरीर में हल्की सी सिहरन सी महसूस हुई। मैंने अपने होंठ भींच लिए। रजनी, श्श, मैंने धीरे से कहा। जी मालकिन, बस मैं तो तुम्हें थोड़ा आराम देना चाहता हूँ। उसकी उंगलियां अब मेरे कानों के करीब थीं, फिर कंधों पर और फिर गर्दन के पीछे। वो खूब अच्छी तरह मसाज कर रहा था। वो मुझे ऐसे संभाल रहा था जैसे मैं उसकी सबसे कीमती चीज़ हूँ। मैंने कसकर उसकी कमीज़ थाम ली। मैंने कहा, रजनीश तो भी थक गया होगा। उसने कहा, नहीं, तुम्हें देखकर तो थकान मिट जाती है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने दिल के करीब ले आई। वो थम गया और उसकी सांसें रुक गई। उसने पूछा कि ये क्या कर रही हो? मैंने जवाब दिया कि तो तुझे दिखा रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन वो चमक बहुत नरम थी, जैसे कोई रोशनी जो सिर्फ राहत देती हो। वो झुका और मेरे माथे को चूम लिया और फिर कान के पास उसकी सांस मुझे महसूस हो रही थी। उसने कहा कि तू कितनी प्यारी है। मैंने जवाब दिया कि तू भी बहुत अच्छा है। फिर वो मेरे
और करीब आ गया। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और वो मुझे सहारा देने लगा। उसकी उंगलियां मेरे बालों में थीं और मेरी उंगलियां उसके सिर पर टिकी थीं। हम दोनों खामोश थे और फिर अचानक उसने थैला खोलकर दुग्गी बाहर निकाली और बजानी शुरू कर दी। फिर उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। वो अचानक बजाते बजाते रुक गया और बोला, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो बता देना। मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम डफली बजाते रहो। वो बजाते बजाते थक गया। उसने मुझे करीब कर लिया और हम एक दूसरे के गले लगकर धड़कन सुनने लगे। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छी हो। रजनीश ने पूरी रात डफली बजाई। इस तरह एक दूसरे का साथ देते रहे और मनोरंजन करते रहे और वक्त जैसे थम सा गया। कमरे में सिर्फ हम थे और हमारी बातें। फिर वो थोड़ा उठा और मुझे देखकर हंसते हुए बोला कि कल सुबह मालिक पूछेंगे कि रात को क्या हुआ था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि कह देंगे नींद नहीं आ रही थी। वो मुस्कुराया और फिर मेरे पास आया। उसने कहा कि अब सो जाओ, लेकिन मैंने कहा कि तू कहीं मत जा। फिर वो मेरे पास ही लेट गया। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और बातें करते रहे। उसने कहा, तुम्हें पता है, मैं आज सुबह से तुम्हें देख रहा था, लेकिन तुम मेरे साथ हो जैसे कोई सपना हो। मैं भी तो तुझे देख रही थी। मैंने कहा, तू मेरे सपनों में आया था। उसने कहा, अच्छा जी, वो कैसे? मैं चुप हो गई। सिर्फ एक दूसरे की सुनते रहे। रात गहरी हो गई, लेकिन रजनीश ने ऐसी ज़बरदस्त डफली बजाई, मुझे बहुत मज़ा आया। सुबह हुई, वो चुपके से चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, फिर बिस्तर पर लेट गई। उसकी मिर्च मसाले की खुशबू अभी भी मेरे तकिए से आ रही थी। मैं मुस्कुराई। यह सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली धूप खिड़की से झांक रही थी। मैंने आंखें खोली, लेकिन मन अभी भी रात की उन यादों में खोया हुआ था। रजनीश के कपड़ों की मिर्च मसाले की खुशबू मेरे कमरे में फैली हुई थी, जैसे वो अभी भी मेरे पास हो। मैं उठी, आईने के सामने खड़ी हुई। मेरे चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, वो चमक जो सिर्फ प्यार की पहली छुअन से आती है। लेकिन साथ ही एक डर भी था। घर में मामा मामी भी थे। रजनीश एक बिहारी गरीब लड़का था। क्या ये सही था? क्या ये सिर्फ एक रात की बात थी या इससे आगे कुछ था? मैंने खुद को तैयार किया, बाल बांधे और नीचे चली गई। किचन में मामी चाय बना रही थी। अरे बेटी, इतनी जल्दी उठ गई, ट्रेन की थकान नहीं उतरी क्या? उन्होंने पूछा। हाँ मामी, नींद अच्छी आई। मैंने झूठ बोला, लेकिन मुस्कुराहट असली थी। तभी रजनीश आ गया। वो फ्रेश लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। गुड मॉर्निंग मैम, उसने कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र में एक राज छिपा था जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। नाश्ते की टेबल पर मामा मामी और मैं बैठे। अक्सर रजनीश अलग बैठकर ही नाश्ता करता था। मैंने धीरे से मामी के कान में कहा, इस बेचारे को भी अपनी साथ ही बिठा लो ना मामी। मामी ने रजनीश को बुलाया और उसे भी साथ बैठने को कहा। मामा फ़ोन पर कुछ कारोबार की बात कर रहे थे। रजनीश मेरे पास ही बैठा हुआ था। उसका घुटना थोड़ा सा मेरे घुटने से टकरा रहा था। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, पर वो एकदम शांत दिख रहा था। उसने मुझे कहा कि ज़रा नमक देना। मैंने नमक की डब्बी उसकी तरफ कर दी। उसने डब्बी के साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और थोड़ी देर 2 सेकंड तक पकड़े रखा। उसका हाथ मेरे हाथ और मुझे एक बिजली जैसा झटका महसूस हुआ। मैंने तुरंत अपनी निगाहें नीचे झुका ली। दिन बीतता रहा और मैं अस्पताल के काम काज में बिजी हो गई, मगर हर वक्त मुझे रजनीश का ही ख्याल आता रहा। वो बाहर काम पर गया था क्योंकि वो मामा के कारोबार में मदद करता था। शहर में गोदाम से दुकान पर माल ढोता था। शाम के वक्त जब वो वापस आया तो उसके हाथ में कुछ सामान था। उसने मुझे रसोई में अकेली देखकर कहा कि ये तुम्हारे लिए है। उस थैली में चॉकलेट थी जो मुझे बहुत पसंद थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुझे पता है? उसने पास आकर कहा कि बॉय, क्या मुझे सब कुछ पता है। ये भी पता है तुम कितने नंबर की पहनती हो। चप्पल, मैंने कान पकड़कर कहा, बदमाश। पर तभी मामी की आवाज़ सुनाई दी और वो फौरन चला गया। रात के वक्त खाने के बाद सब टीवी देखने लगे और मैं अपने कमरे में आ गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर बालकनी में खड़ी होकर चांद को निहार रही थी। तभी पीछे से किसी के बोलने की आहट आई। रजनीश दबे पांव वहां आ गया था और उसने पूछा कि सोई नहीं। मैंने कहा कि नहीं, बस तुझे ही याद कर रही थी। वो ये सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला कि चल थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं। घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था और हम वहां चले गए। रात की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा कि कल रात जो हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सच बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी डफली नहीं बजाई।
मैंने कहा, अरे तुम तो मास्टर हो मास्टर। लेकिन अब ऐसे लगता है कि ये सब पहले से ही तय था। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है? तू तो मेरे मामा का नौकर है और मैं करोड़पति बाप की बेटी हूँ और इस घर की भांजी। ये समाज हमारे बारे में क्या कहेगा? उसने कहा, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन दिल में तुम्हारे सिवा किसी चीज़ की ख्वाहिश भी नहीं है। और रही बात दुनिया की, दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। उसकी बातों में एक गहरा भरोसा नज़र आ रहा था। हम बहुत देर तक पुरानी बातें करते रहे। वो बचपन की बिहार की बातें, जब खेलते थे वो मुझे बताने लगा कि कैसे वो मुझे शुरू से ही पसंद करता था, पर अपनी गुर्बत की वजह से कभी कह नहीं पाया। मैंने भी अपने दिल की बात उससे शेयर की कि कैसे कॉलेज में रहते हुए भी मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गई, पर अगली सुबह से फिर वही रोज़ का काम शुरू हो गया। दिन बीतते रहे और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, लेकिन रजनीश के लिए मेरा प्यार कम नहीं हुआ। मुझे पता था रजनीश के बारे में घर वाले नहीं मानेंगे। अब मेरे बहुत बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे। अब हम आगे की योजना बनाने लगे। रजनीश ने कहा कि मैं काम बदल लूँगा और हम शहर चले जाएंगे, फिर हम शादी कर लेंगे। मैं उसकी बात से सहमत थी, पर घर वालों को ये सब बताना बहुत कठिन था। मैं उसे कोर्ट लेकर गई और मैंने गुपचुप तरीके से उससे कोर्ट मैरिज कर ली। हमारे कोर्ट मैरिज का किसी को कुछ पता नहीं चला। 3-4 महीने गुजर गए। एक दिन मामा ने रजनीश से चुटकी लेते हुए पूछा कि हाँ भाई रजनीश, शादी के बारे में क्या सोचा है? कोई बिहारन देखी है या नहीं? रजनीश ने कहा कि हाँ मालिक, कोई ख़ास है मेरी ज़िंदगी में। मामा हंसने लगे और पूछा कि कौन है वो खुशनसीब लड़की। रजनीश ने मेरी तरफ इशारा कर दिया और सब हैरान रह गए और मामा ने रजनीश को 2-3 थप्पड़ खींच दिए। लेकिन फिर काफ़ी चर्चा हुई और घर में विरोध हुआ। घर वाले कहने लगे रजनीश को मारेंगे। रजनीश बहुत घबरा रहा था। मेरे भी हाथ पैर फूल रहे थे। मैं रात को ही रजनीश को घर से लेकर रफू हो गई। घर वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर थाने को घेर लिया। आज ही हमारी बेटी मिलनी चाहिए, पर मैंने अपने कोर्ट मैरिज की फ़ोटोकॉपी थाने में जमा कर दी। मेरे घर वाले चुपचाप बैठ गए। हम एक कमरे में किराए पर रहने लगे। मुझे मेरी पहली सैलरी मिली, 85,000 रुपये। रात को हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल अकेले थे। मेरे पति रजनीश ने मुझे बाहों में भरा और कहा कि अब तू हमेशा के लिए मेरी है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं तो हमेशा से आपकी ही थी। हमारी सांसें फिर से मिली और चारों तरफ गर्माहट फैल गई। ये कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। शादी के बाद हम शहर में रहने लगे और एक छोटा सा कमरा ले लिया। मेरी नौकरी अच्छी थी और रजनीश ने भी छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। हर सुबह वो मुझे चाय पिलाकर जगाता और प्यार से गुड मॉर्निंग कहता। हमारा जीवन किसी सपने जैसा था, पर शुरू के दिन इतने आसान नहीं थे। परिवार से दूर नई जिम्मेदारियां उठानी थी। एक शाम रजनीश बहुत थका हुआ घर लौटा और बोला कि आज काम बहुत ज़्यादा था। मैंने उसे गले लगाया और पूछा कि क्या मैं आपकी मालिश कर दूं? पुरानी यादें ताज़ा करते हुए वो हंस पड़ा और बोला कि हाँ बिल्कुल वैसे ही। मैंने तेल लिया और वो लेट गया। मेरी उंगलियां उसके कंधों पर घूमने लगी और उसकी सांसें शांत हो गई। उसने कहा कि तू मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज़ है। रातें सिर्फ हमारी होती थी, जहाँ हम बातें करते और फिल्में देखते। उसके छूने में आज भी वही जादू था और मैं अपने पति की बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। एक दिन रजनीश के काम में दिक्कत आई और उसके मालिक ने उसे डांटा। वो बहुत उदास होकर घर आया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सारी बात बताई। मैंने उसे सहारा दिया और कहा कि हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। उस रात हम और करीब आए। मैंने उसका माथा चूमा और कहा कि तू ही मेरा सहारा है। हमारी मुलाकात ने सारी चिंताएं दूर कर दी और अगले दिन वो फिर से जोश में था। समय बीतता गया और हमारी पहली सालगिरह आई। रजनीश ने एक सरप्राइज दिया और हम पहाड़ों की सैर पर गए। वहाँ की ठंडी हवा और होटल के कमरे में हम अकेले थे। शाम को वो मुझे छत पर ले गया और एक हार देते हुए बोला कि ये तेरे लिए है, तू मेरी रानी है। मैंने वो हार पहना और फिर हम डफली की धुन पर नाचने लगे। मेरे कंधे पर उसका हाथ था और मैंने उसका हाथ थाम रखा था। रात को कमरे में उसने मुझे बाहों में ले लिया और आई लव यू कहा। मैंने भी जवाब दिया कि मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। यात्रा से लौटने के बाद जीवन फिर से सामान्य हो गया, पर प्यार बढ़ता रहा।
फिर मैं माँ बनने वाली थी और रजनीश खुशी से झूम उठा। वो हर दिन मेरे पेट पर हाथ रखकर बच्चे से बातें करता और कहता कि पापा आ गए हैं। ये देखकर मैं मुस्कुरा देती। जिस दिन बेटी हुई तो वो मेरे साथ था और हमने उसका नाम अनाया रखा। अब हम 2 से 3 हो गए थे और जीवन बदल गया था। रातें अब बच्चे की देखभाल में बीतती, पर हमारा प्यार वैसा ही रहा। जब अनाया सो जाती तो हम चोरी छुपे मिलते। रजनीश कहता कि तू अब भी वैसी ही सुंदर है और मैं हंसकर कहती कि तू भी वैसा ही रोमांटिक है। साल बीतते गए और अनाया स्कूल जाने लगी। घर वालों का दिल भी पसीज गया और वो हम तीनों को घर ले गए और रजनीश का एक अच्छे रिश्तेदार की तरह स्वागत किया, खातिर तवाज़ों की। अब हम घूमने जाते, पर अपने लिए भी खास वक्त निकालते। एक रात जब अनाया सो गई तो रजनीश ने कहा कि चल पुरानी यादें ताज़ा करें। मैंने हाँ कह दी और वो तेल लेकर आया। उसकी उंगलियां जब घूमी तो पूरे शरीर में हल्की सी सिहरन महसूस हुई। रजनीश ने आज फिर ज़बरदस्त डफली बजाई। वो थक कर बैठ गया। उसने कहा कि ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। जीवन में कई चुनौतियां आईं, जैसे काम का बदलना और मेरा प्रमोशन होना, पर हम हमेशा साथ खड़े रहे। हर शाम हम पुरानी बातें करते। मैं पूछती कि क्या तुझे वो पहली रात याद है, और वो कहता कि कैसे भूल सकता हूँ। अब हमारी ज़िंदगी एकदम सही थी, जहाँ प्यार और परिवार की खुशियाँ थीं। वो पुरानी गर्माहट आज भी हमारे बीच थी, जो हर नज़र और हर छुआन में महसूस होती थी। ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये हमारी अपनी कहानी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।